गाइज, सो आई एम श्योर दैट आप लोग अपने घर पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते जा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को अच्छी जगह चैनलाइज कर रहे हैं। सो लॉकडाउन लाइफ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज मेरे साथ हैं यंग एंड डायनेमिक उत्कर्ष उपाध्याय, यंग एंड डायनेमिक जर्नलिस्ट आई मस्ट से। सो हाय उत्कर्ष, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग ग्रेट। और जैसा कि हम लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस करा है अभी कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जर्नलिज्म को क्यों चुना और कब चुना? ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में कि आपको लगा चलो जर्नलिज्म इज लाइक अ फील्ड फॉर मी, मैं यही करूंगा? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में वेयर यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू बी। सो व्हाई जर्नलिज्म फॉर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सबसे पहला आपका जो सवाल है, आपने टैग ही इतना भयंकर भारी भरकम दे दिया है, यंग एंड डायनामिक जर्नलिस्ट। तो ये तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पर है। और हर सक्सेसफुल इंसान की यही निशानी होती है कि उसको हमेशा ये लगता है he needs to grow in life and he needs to become something more than what he is, right? So I would appreciate this quality in you. अभी जर्नलिज्म परस्यू ही करा है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ है, तो मेरे लिए तो ये सबसे एक फर्स्ट स्टेज है एकेडमिक्स की लाइन में। काम कर रहे हैं, देखा जा रहा है, और जैसे कि हम देखते हैं कि कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो वही देखकर आज आपको यहाँ पे इनवाइट भी किया गया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर परसिस्टेंस एंड योर हार्ड वर्क। बस ये एकेडमिक लाइन में ऐसा था कि एकेडमिक 12th के बाद जर्नलिज्म परस्यू करना था, वो तो डिसाइडेड था 9th स्टैंडर्ड से ही। 9th स्टैंडर्ड में जर्नलिज्म एक्टिविटीज मैंने स्टार्ट कर दी थी, आर्टिकल्स लिखना, और इंटरव्यूज मैंने 9th में ही स्टार्ट करे थे। सबसे पहला इंटरव्यू मेरा 9th स्टैंडर्ड में था। और वो शुरुआत थी मेरी जर्नलिज्म करियर में। फिर इंटरेस्ट डेवलप होता गया और सारी चीजें आगे बढ़ती गई, और इंटरव्यूज लेना फिर रोका नहीं उसको। एक्चुअली मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप लोग लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसको आपको बहुत अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज एक दिन में आप उसे एस नहीं कर सकते। अगर आज सचिन तेंदुलकर हैं और उस लेवल पे हैं, तो वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। इन माई केस ऑल्सो आई यूज टू रीड माई चैप्टर्स एज अ न्यूज एंकर, तो मैं पढ़ती उस माइंडसेट से थी कि आई एम ऑलरेडी अ न्यूज एंकर, आई एम ऑलरेडी समथिंग लाइक अ जर्नलिस्ट। सोच लिया था कि जर्नलिज्म करना है, तो उसी पर आगे बढ़ते गए। फिर जर्नलिज्म को एक करियर की जगह एक पैशन के तौर पर ले लिया था कि अगर आप डिसाइड कर लिया है तो 9th 10th 11th 12th एकेडमिक्स के साथ साथ जर्नलिज्म भी चलता रहा। ऐसा कोई इंसिडेंट है लाइफ में जब किसी ने कुछ कहा हो कि यार तुमने तो इतना बढ़िया कर दिया, तुम्हें तो जर्नलिस्ट बनना चाहिए, तुम्हें तो ये करना चाहिए? मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट कर जाती हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा यही मेरी राह है। नहीं, जर्नलिज्म चुनना मेरे लिए कोई मेरे अपने मन से ही हुआ। ऐसा था कि 6th स्टैंडर्ड तक ये था कि न्यूज़पेपर मेरा एक हॉबी बन चुकी थी, न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं 6th स्टैंडर्ड से ही स्कूल खत्म हुआ नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी आता था न्यूज़पेपर, तो तब पढ़ नहीं पाते थे। स्कूल खत्म होते ही सबसे पहला काम, घर पे आए नहीं, बैग फेंका नहीं, कि सबसे पहले न्यूज़पेपर चाहिए। तो वो न्यूज़पेपर की एक हैबिट हो गई थी। उसके बाद फिर न्यूज़ देखना, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि पेरेंट्स न्यूज़ देखते हैं, लेकिन कभी कभार शायद मेरे केस में तो ये अच्छा रहा कि न्यूज़ देखते हैं तो मेरे लिए बेटर रहा। तो न्यूज़ देखते देखते उनके साथ बैठ जाता था। फिर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये सब चीजें जब अच्छी लगने लगी, तो उसके बाद जर्नलिज्म एक टारगेट सेट हो गया कि जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर जनरल नॉलेज और ये सब चीजें, एक माइंडसेट हो जाता है कि अच्छा हो जाएगा अगर यही परस्यू करते हैं आगे जाके। So guys, when your passion becomes your profession, life becomes a cakewalk and work no longer remains as a work for you. तो आप लोग वही चीज चुनिए जिसमें आपका इंक्लिनेशन है, राइट उत्कर्ष? बिल्कुल। हमें आशा है कि आपकी जर्नी और आपका जो जर्नलिज्म पैशन है, आई वुड से नॉट प्रोफेशन, वो ऐसे ही चलते रहे अच्छे से और आपको बहुत सारी और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। नाउ कमिंग ऑन टू टुडेज टॉपिक,
which we are going to discuss, that what Gen Next wants, right? Actually क्या होता है कि इंटेंशंस जो होती हैं किसी की भी गलत नहीं होती हैं. अगर हम पेरेंट्स के और टीचर्स के केस में देखें, टीचर्स हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ना ही हमारे पेरेंट्स चाहेंगे, मगर फिर भी कभी ना कभी बहुत सारी बातों पे क्लैशेस हो जाते हैं, एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में और एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में. तो आज हम वही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जेन नेक्स्ट चाहती क्या है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप केस कि जेन नेक्स्ट पेरेंट से आखिर क्या चाहती है. सो आप अपना टेक बताइए. एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचता, ये बात हम सब सुनते आए हैं हमेशा. That's very true. वही तो हम कह रहे हैं ना कि गलत इंटेंशंस दोनों पार्टीज की नहीं है, दोनों ही सही हैं अपनी जगह. फिर क्लैशेस क्यों होते हैं? क्लैशेस इस वजह से होते हैं क्योंकि वो उस स्टेज से चले गए हैं पेरेंट्स, और जो वो चाइल्ड होता है वो क्या कहते हैं वो उस स्टेज पे होता है, और बतौर पेरेंट उनको क्या कहते हैं पता होता है कि ये स्टेज या कोई भी स्टेज, जैसे इन्फेंट स्टेज होती है, उसके बाद आप अडल्ट होते हैं, फिर ये स्टेजेस होती हैं, तो उनको अपने अपने उन स्टेजेस के बारे में पता होता है पेरेंट्स को कि कौन से स्टेज में क्या क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है बच्चे के लिए. तो वो उस हिसाब से गाइड करते हैं अपने बच्चे को. लेकिन वही है कि जब वो चीज समझ नहीं पाते हैं एज अ चाइल्ड, उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार वो मना कर रहे हैं लेकिन क्या पता सही हो, लेकिन उनको क्या मालूम कि वो उस स्टेज से गए हुए हैं, तो वो अच्छी तरह गाइड ही करना चाह रहे हैं एक तरह से. Exactly, right. एज अ इंडियन पेरेंट हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बेकार चीज हम कहेंगे उसे कि वो पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा आजकल का बच्चा. Right. पेरेंट्स भी अपनी चीज डिलीवर नहीं कर पा रहा है अच्छी तरह से कई सिचुएशंस में. तो हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ताकि वो जो गैप है, जो जनरेशन गैप जिसे हम टर्म कर देते हैं, वो कम हो जाए. क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड वेयर देयर इज कम्युनिकेशन देयर इज अ ब्लिस, राइट? सो हम वो कम्युनिकेशन का चैनल बिल्ड करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. और आप मुझे बताइए कि आखिर जेन नेक्स्ट पेरेंट्स से क्या चाहती है, ताकि वो भी उनकी सुने और वो भी उनकी सुने. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो बैठना हर किसी के लिए जरूरी है. वो बैठ नहीं रहा है आजकल पेरेंट अपने चाइल्ड के साथ. पेरेंट बैठना चाहता है तो बच्चा नहीं बैठना चाहता. ये बात चलिए, आजकल तो लॉकडाउन है, कोई एस्केप ही नहीं है, बैठिए. अभी भी जब बैठते हैं बच्चे तो बैठ रहे हैं, सुबह सुबह उनको देखना पड़ रहा है कि अब तो रामायण चालू हो गई है, तो चारों के चारों पेरेंट से लेके बच्चे से लेके हर कोई बैठ जाएगा. लेकिन हम एक जो दूसरी साइड होती है कि वो दूसरी साइड का टॉपिक कभी ओपन ही नहीं करते अपने या तो अपने पेरेंट्स के सामने या अपने बच्चे के सामने. तो वो चीज सबसे पहली चीज है कि उसको ओपन किया जाए कि कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सबसे बढ़िया फेज है कि आप उन बातों को अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर क्लैरिफाई करें, उस बात की क्लैरिटी लें कि हम जो चाहते हैं क्या वो सही है. एज अ पेरेंट भी पूछे अपने बच्चे से. In this case, like guys, it's very important to communicate. जैसा कि उत्कर्ष ने एक पॉइंट रखा है यहाँ पे कि आप बैठें एटलीस्ट. और आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है, दोनों पार्टीज के पास बहुत सारा टाइम है, प्लीज टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वक्त गुजारने से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं, बातें करने से ही बातें बनती हैं, भागने से नहीं. तो आप बैठिए, कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आंखों ही आंखों में, इशारों में एक दूसरे की बात आप समझने लग जाएंगे. और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि दोनों पार्टीज की इंटेंशंस तो अच्छी ही हैं, तो जहां इंटेंशंस अच्छी हैं वहां रिश्ते अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे काम होते हैं और लाइफ बहुत स्मूथली चलती है. सो सबसे पहले बैठिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, वक्त गुजारिए. और दूसरा आपने पॉइंट रखा मेरे सामने कि ओपन अप होना, राइट, to discuss the matters. So I would like to say in this case that parents, you need to be the friends of your children. आप उनको डर में, खौफ में नहीं रखेंगे तो आपको शायद रिस्पेक्ट मिल जाए आउट ऑफ डिमांड एंड फियर, बट शायद आपको उतना प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां पे डर का कोई स्कोप नहीं होता है. जस्ट बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड सो दैट वो किसी और में कन्फाइड करने की जगह, गलतियां करने की जगह आप में कन्फाइड करे और आपकी गाइडेंस ले.
सो उत्कर्ष, एनी मोर पॉइंट्स? हाँ, इसमें एग्जाम्पल आपने जब कहा कि एग्जाम्पल पर्सनल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या कोई एक सिचुएशन रही हो कभी, तो मैं जो बात करने की बात आई कि बात करने से बात बनेगी, जी। तो सबसे मेरे लिए तो मैं अपना जर्नलिज्म वाली ही बात लाऊंगा उस पार्ट में भी कि ओके। जर्नलिज्म एज अ करियर परस्यू करना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। ऐसी सिचुएशन थी मेरी भी कि स्टोरी कुछ ऐसी ही है, तो पहले प्रूव करना पड़ता है। मुझे पता है बिल्कुल। तुम क्या बोलने वाले हो। तो जर्नलिज्म से पहले जो एक ड्रीम था, 6th स्टैंडर्ड से 8th 9th स्टैंडर्ड तक, कि सिविल सर्विसेज ट्राई करना है एक बार हम्म। जरूर, और 10th के बाद क्या कहते हैं उस पर की प्रिपरेशंस चालू कर देंगे। हम्म। ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से भी क्लियर कर ली थी। उनको भी एक पेरेंट के तौर पर तो कोई दिक्कत थी नहीं, और ऐसा करियर ऑप्ट करना कौन सा किसका पेरेंट नहीं चाहेगा, ये बात तो राइट। सच है। तो उन्होंने तो कहा ही कि 10th के बाद जो ट्रेनिंग होगी और वो सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम करना। तो किसे पता था कि 9th तक आते आते, 9th एंड तक, कि जर्नलिज्म एक पैशन बन जाएगा। तो जर्नलिज्म क्या कहते हैं शुरू करा, तो उस बारे में भी बात करनी पड़ी कि एक वेंचर है जी मीडिया का, बताना चाहूंगा यहाँ पर, जिससे शुरुआत हुई थी मेरी, वो था ओके। नर्चरिंग यंग सीड्स। हम्म। तो वो ज्वाइन किया था मैंने, तो वो मेरे लिए एक फेज रहा था जर्नलिज्म को एंटर करने का। वो सबसे पहला मेरा एक दरवाजा था, मेरी एक पहली सीढ़ी थी वो। ओके। तो पेरेंट्स को मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट चल रहा था जी न्यूज पे कि टू नर्चर योर चाइल्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ये सब चीजें। मैंने उसका एक तरह से वेबसाइट जो शो कर रही थी वो मैंने सर्व करा। ओके। सर्व करके देखा तो उसमें सीट्स कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था नेक्स्ट मंथ वाले बैच में हम ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। फिर पापा मम्मी से बात करी बैठकर, उन्होंने कहा हाँ प्रैक्टिस के लिए एक तरह से एक एक्सपोजर अच्छा सा कोई अगर लेना है तो उसके लिए जा सकते हो, एक वर्कशॉप अटेंड ही तो करनी है, कोई Like a दिक्कत नहीं है। hobby, like a hobby, they हाँ, wanted you to opt this field. बस सेमिनार और वर्कशॉप है तो कोई बात नहीं। तब तक उन्हें ये क्लैरिटी नहीं थी कि जर्नलिज्म एज अ करियर परस्यू करने की बात हो जाएगी। Right. तो वो वर्कशॉप अटेंड करी, उसके बाद फिर जर्नलिज्म एज अ करियर ऑप्ट करने की बात दिमाग में आई। तो पेरेंट्स से बात करी कि पापा जर्नलिज्म करना है, और अब जैसे 10th में आ जाऊंगा तो उसके बाद जो चीज पहले सोची थी शायद वो नहीं करूंगा, अभी अभी उसको होल्ड पे डालना चाहूंगा। शौक तो दिया आपने उन्हें। शौक दिया। बेटा सरप्राइज देते हैं, शौक नहीं देते। वही हुआ। वो देख रहे होंगे शायद, अभी देख रहे होंगे दूसरे, मतलब फोन में भी देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे इस बात को सुनकर। तो ये सच था। तो उनसे बात करी, उन्होंने क्या कहते हैं साफ साफ कहा, हमने पहले भी कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया, कभी अपनी बात नहीं तुम्हारे ऊपर डाली कि तुम्हें यही करना है, और आज भी हमारा वही मोटिव है। जो तुम्हें अपने करियर के लिए बेनिफिशियल लगता है, जो तुम कर सको तुम उसको ऑप्ट कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन ना थी ना है। हाउ ब्यूटीफुल। और अंकल मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे ने अच्छी फील्ड चूज करी है। इनका हॉरोस्कोप भी हमने पढ़वा ही दिया था, तो उसमें भी यही है कि हमें हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट है हमारे पास अभी। सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड ही इज मेकिंग यू प्राउड। बस फिर क्या था, पेरेंट्स ने हाँ कर दिया, फिर किसकी कौन रोकेगा। पेरेंट्स ने हाँ कर दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आपकी एक एनर्जी, जिस केस में बच्चे को अपनी पेरेंट्स से फाइट करना पड़ता है अपने ड्रीम्स के लिए, वहां हाफ हो जाता है आपका पोटेंशियल। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे आप उन्हीं को प्राउड फील करवाने के लिए कुछ कर रहे हो, और आप अगर उन्हीं को हर्ट कर रहे हो उस जर्नी में, तो फिर आपका वो पोटेंशियल, वो एनर्जी कट हो जाती है। तो पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए, और जो वो करना चाहते हैं उन पे ट्रस्ट करिए। That's really beautiful. तो अभी आपकी एनर्जीज डबल हो गई होंगी उनकी ब्लेसिंग से, एंड यू आर रियली रॉकिंग। अच्छा, अब कमिंग ऑन टू what Gen Next wants from teachers, क्योंकि ये सेकेंड बेस्ट रिलेशनशिप और सेकेंड बेस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आई मस्ट से है। एक स्टूडेंट जो है वो जितना टाइम अपने घर पे बिताता है उससे डबल टाइम वो अपनी टीचर के साथ बिताता है, स्कूल में बिताता है, इंस्टीट्यूशन में बिताता है। सो ये जो पार्ट है वो हमारी पर्सनालिटी का बहुत आई वुड से सिग्निफिकेंट परसेंटेज होल्ड करता है। तो अब आप आखिर मुझे ये बताइए कि जेन नेक्स्ट
टीचर्स से क्या चाहती है, लाइक अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, व्हाट जेन नेक्स्ट वांट्स? स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन पहले सही में एक जो हम पढ़ रहे हैं आजकल की, पढ़ते थे किसी एक तरह से लिटरेचर में कि एकलव्य थे एक टाइम पर, और ये हुआ था अंगूठा और ये सब चीजें, स्टोरीज, ये सब हमने पढ़ी हैं। देखिए, गुरु बिन गति कहाँ, तो गुरु तो चाहिए ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है, हमारा इंडियन कल्चर वैल्यू बेस्ड है और ये बहुत सेक्रेड बॉन्ड है, बट फिर भी कई बार क्लैशेस आ जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते और फिर टीचर भी उतना पोटेंशियल से आपको अपना ज्ञान नहीं दे पाता है। नॉलेज एक कमोडिटी तो नहीं है ना जो खरीदी जा सके या बेची जा सके, ये तो आप इज्जत से कमा सकते हो अपने टीचर से। तो कहाँ वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो एक स्टूडेंट की होती हैं और हम लोग टीचर्स को कन्वे कर सकते हैं, मे बी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए रिलेशनशिप। जो 21st सेंचुरी में हो गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो बहुत एक तरह से एक बहुत कम जगह में सीमित रह चुका है कि एक 7 घंटे के बैच में हम लोग बैठे हैं, उसमें वहीं तक उन्होंने वो पढ़ा के चले गए और हमने सुन लिया और जितना गेन कर सके उस नॉलेज को वो कर उसके बाद ना टीचर को आप बाहर जान रहे हो ना स्टूडेंट समझ रहा है। वो टीचर को टीचर सिर्फ कॉलेज या स्कूल तक ही मान रहा है। उसके बाद जो हम लोग अपने लिटरेचर में पढ़ते हैं कि सारे के सारे जितने भी गुरु हुए हैं, तो गुरुओं का जो एक रिस्पेक्ट रहा था, अच्छे वे में रहा था हमेशा से जी, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये है कि टीचर्स आ गए पढ़ाने, ठीक है, और अब तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, 21st सेंचुरी के लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम पर कुछ भी चल रहा है। तो आपका क्या टिप है कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर उत्कर्ष? ऐसा वो बॉन्ड, वो फीलिंग क्यों नहीं जनरेट हो पा रही है कुछ केसेस में? नहीं, मेन रीजन मुझे जो लगता है वो ये है कि जो टीचर और स्टूडेंट अपनी बातें कन्वे कर सकते थे एक टाइम पर कि कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो ये बात सच है। अब डाउट्स पूछने पर भी सामने वाला अगर टीचर पूछ रहा है तो नहीं आ पाते हैं स्टूडेंट की तरफ से, वो पूछना ही नहीं चाहता है। और वही चीज है कि जब तक आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो अपने टीचर से, आप उस टीचर के साथ अपना स्टूडेंट टीचर वाला बॉन्ड नहीं रख पाओगे जो होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट भी अब टीचर को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। और उनको क्या कहते हैं, वो किस लिए ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्यों उनको वहाँ एक जो बेसिक मॉरल्स हैं वो नहीं बताए ही नहीं गए होंगे, या तो घर में ही कभी इस बारे में बात नहीं हुई होगी कि टीचर्स को तुम्हें कैसे उनके साथ अपना रिलेशन रखना है या बॉन्ड रखना है, उनसे कैसे उनका बिहेवियर तुम्हारी तरफ कैसा रहना चाहिए या उनका तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। तो वो सब चीजें, you mean to say that it again comes down to the part of communication जो हम लोग लैक कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो क्लियर इंटेंशंस हैं वो एक दूसरे को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं शायद। और वही चीज है कि टीचर भी क्या कहते हैं, जब स्टूडेंट्स के वो उसी स्टूडेंट को अपना एक तरह से ज्ञान भी उसी को देता है जो उसके लिए ईगर होता है उसको गेन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉलेज एक कमोडिटी नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। अगर आप स्कूल की फी पे कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब सारा ज्ञान भी आ जाएगा। क्यों एक स्टूडेंट सेम क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक बच्चा बेचारा पास भी नहीं हो पाता है? क्यों? टीचर तो हर एक को सेम पढ़ा रहा है। इट्स जस्ट योर इंटेंशंस, योर काइंड ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स योर स्टडीज एंड योर गुरु, योर टीचर्स। तो जब तक आप रिस्पेक्ट पे नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तब तक आपको वो ज्ञान भी नहीं मिलने वाला है। एंड बोथ द साइड्स नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को समझने की जरूरत है और टीचर्स को भी अपने हर एक स्टूडेंट को अपने खुद के बच्चे की तरह प्यार करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, क्योंकि प्यार से इंसान तो पत्थर को भी पिघला देता है। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं अब कि व्हाट जेन नेक्स्ट वांट्स में, ठीक है, आपके हिसाब से, उत्कर्ष के हिसाब से एक आइडियल पेरेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो
कि वो हमारी बात माने। सबसे एक जेन नेक्स्ट जो चाहता है, सबसे पहली उसकी डिमांड यही है कि वो हमारी बात अरे माने। जेननेक्स चाहता है कि वो अपनी बाइक उठाए और ओवर स्पीडिंग करे, तो फिर कैसे मान ले हम? तो वो चीजें तब आती हैं जब आप लैग करते हो उनको समझाने में। ये सब चीजें तो आप शुरुआत में समझा दीजिए कि कहाँ तुम अच्छा। नेगेटिव हो सकते हो, कि हम्म। कहाँ तुम्हारी गलती हो सकती है, उसको पहले ही एक तरह से आगाह कर दिया जाए कि हाँ, तो जो चीजें नहीं जेननेक्स करनी। मतलब तो अच्छी वाली बातें जेननेक्स सुनेगा, राइट, अगर समझाई जाए। बिल्कुल सुनेगा अगर उसको सही वे में समझाई जाए, क्योंकि अच्छा, उसको सही भी है। हाँ नहीं, जी। उसको ये नहीं कि उस पर थोप दिया जाए, जो मैं कह रहा हूँ कि वेरी नाइस। उसको उसको बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में समझाया जाए। एंड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड योर पॉइंट दैट आपने जैसे कहा कि थोपा ना जाए। देखिए, हर एक लॉजिक अगर आप देंगे हर चीज का किसी भी इंसान को, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी जब मुझे उसका लॉजिक पता होगा, मुझे समझ आएगा क्यों बेनिफिशियल है, राइट? Every sensible human being will do the thing which is beneficial for him or herself. फॉर श्योर। तो इसीलिए प्लीज पेरेंट्स, जैसा कि इन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि एक अच्छे वे में समझाइए। ऐसा मत करिए कि अगर आपका बच्चा आपसे लॉजिक मांग रहा है तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है। नो, इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। पहले होता था ना, पहले के जमाने में, कि अच्छा बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक मतलब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नो, इट्स लाइक दैट इंक्विजिटिव नेचर। अगर आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स ही इज अ हेल्दी ब्रेन, ही वांट्स टू लर्न, इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू यू। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप लॉजिक्स देंगे और थोड़ा सा और पेशेंट हो जाएंगे अपने बच्चों के साथ। हाँ। और तो जेननेक्स मानेगी पेशेंटली। और क्या डिमांड्स हैं? और क्या डिमांड होगी? अगर जेन नेक्स की बात ही मान ली जाया करेगी तो वो आगे उनकी हर एक चीज को बैठकर समझेगा जरूर। अगर उनकी बात अगर समझी जाएगी और उनको उनकी बातों पर पॉजिटिव रिप्लाईज होंगे तो उसको और कुछ चाहिए भी नहीं फिर। Exactly. What is your ideal teacher now? Like as a person, how do you see an ideal teacher for yourself? जो हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर वे में गाइड जरूर करे। Okay. अगर आप 40 बच्चों के बैच को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो 40 के 40 बच्चे नहीं तो 25 बच्चे हों, जो क्या कहते हैं एक उनका माइंड सेट क्लियर हो कि मुझे ये परस्यू करना है आगे, या आगे जाकर मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस अगर टीचर देता है, ईच एन इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में बैठकर 40 बच्चों के बैच को आप एक बारी में समझा रहे हैं। इफ पॉसिबल तो एक एक इंडिविजुअल को जो टाइम लगेगा उसको टाइम देना ही पड़ेगा, टीचर को भी देना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा। तो मेन चीज ये है कि वो अगर गाइडेंस प्रॉपर दे दी जाए, क्योंकि मुझे मिली थी, मुझे मालूम है, मेरे को जर्नलिज्म के लिए गाइडेंस मैंने 2-3 मेरे गुरु रहे हैं शुरुआत में, उन्हीं की वजह से मैं जर्नलिज्म में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करा है। मैंने लिखना भी सीखा उन्हीं से, उनके ही कहने पर कैमरा स्किल्स और ये सब चीजें समझी। तो प्रॉपर गाइडेंस जब तक नहीं मिलेगी तब तक स्टूडेंट भी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और टीचर उस बच्चे को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वो उसको क्या कहते हैं प्रॉपर वे में लेता नहीं है जो को पढ़ा रहा है। तो इसमें इट्स फ्रॉम बोथ द वेज। हर एक अच्छे टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए और हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर चाहिए। सो दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप क्रॉप्स अप, राइट? तभी हम आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो और अच्छे हो जाएं, या कहीं अगर हम लैक कर रहे हैं तो शायद हम समझ पाए इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी एक्सपेक्टेशंस ना जुड़ी होती हैं, सबकी लाइफ कहीं ना कहीं एक ही जैसी चल रही है, इमोशंस भी एक ही जैसी हैं। तो मे बी जो मेरा डाउट हो या मेरा फीलिंग हो वो किसी और का भी हो जो सुन रहा हो, और उसको अपना आंसर मिल जाए, राइट? अच्छा, अभी आपने अपने राइट्स के बारे में बात करा है, बट हमें पता है कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो अब आप एक बताइए मुझे कि एक आइडल स्टूडेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? आइडियल स्टूडेंट को तो सबसे मेन चीज है कि उसको पैशनेट तो जरूर होना चाहिए। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है, अगर स्टूडेंट हो तो पैशनेट रहना मस्ट है। वेरी ट्रू। यानी स्टूडेंट हो तो किस लिए हो? कुछ गेन करना है, कुछ लर्न करना है, या कुछ आगे परस्यू करना है, उसके लिए
उसी वजह से आप स्टूडेंट फेज पे हो, सबसे बड़ी बात। राइट। तो जब तक आप पैशनेट नहीं होगे उस चीज के लिए जो आप पढ़ रहे हो, या आपका जो इंटरेस्टिंग फील्ड है या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए ही पैशनेट होना सबसे पहली प्रायोरिटी है। First point we gather from your side is that we should have a vision कि हमें करना क्या है, और वो विजन क्रिएट करने के बाद उसको पैशन में कन्वर्ट करो कि यू वांट टू बी पैशनेट अबाउट दैट थिंग, यू नीड टू बी परसिस्टेंट अबाउट दैट थिंग जो आपने चूज करी है अपने लिए, और देन यू स्टार्ट गेनिंग दैट लव, दैट अटेंशन फ्रॉम योर टीचर, राइट? क्योंकि टीचर को भी दिखता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तो हाँ इसे सिखाऊं। एंड और रिस्पेक्ट की आपने बात करी कि द पर्सन शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द गुरुज। एंड हाउ अबाउट एन आइडल चाइल्ड? घर में कैसा होना चाहिए एक बच्चे को? अच्छा, मतलब बिल्कुल आइडल। घर में क्या, वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर आइडियल चाइल्ड की बात आती है तो पेरेंट्स का सीख रहा है, तो पेरेंट्स का भी गलत नहीं सिखाते, टीचर्स भी नहीं सिखाता। तो वही तो हमने कहा ना, इंटेंशंस दोनों पार्टीज की सही है। अगेन आई एम कोटिंग दिस थिंग दैट इंटेंशंस दोनों पार्टीज की सही है, बस लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहता है, गलत तरीके से कई बार समझ लेते हैं और फिर क्लैश हो जाता है और कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे रखना चाहूंगी कि अगर किसी क्लैश की सिचुएशन में आप अलग हो जाते हैं, जैसे मान लो कि मेरा कोई डिबेट हो गया अपने पेरेंट्स से या अपनी टीचर से, और मैंने बिल्कुल मतलब बात ही करनी, कम्युनिकेशन ही जीरो कर दिया, तो वो चीज बढ़ती है। जो आपका पॉइंट है, अगर आप उसको सेंसिबल वे में रखेंगे और समझेंगे कि दूसरा बंदा कहना क्या चाहता है, तो शायद वो चीज रिजॉल्व हो जाए, रादर देन जस्ट कटिंग द कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन कट कर दिया तो आप खुद ही कुछ ना कुछ सोच रहे हो ना अपने दिमाग में कि इसने ये मेरे लिए ये सोच रहा होगा, ये मेरे लिए ये चाहता था, विच इज नॉट ट्रू। कई बार दूसरा इंसान वो चीज सोच भी नहीं रहा होता जो आप सोच रहे होते कि वो आपके लिए सोच रहा है। बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन एंड पुटिंग योर पॉइंट सेंसिबली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताइए कि आइडल चाइल्ड कैसा होना चाहिए? जैसे आपने मुझे आइडल स्टूडेंट के केस में बताया ना कि एक विजन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो अब घर पे एक आइडल चाइल्ड कैसा होना चाहिए? उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? द आइडिया इज कि अगर दोनों पार्टीज, स्टूडेंट, टीचर, चाइल्ड, पेरेंट, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर देंगे तो लड़ाई और झगड़े का सवाल ही नहीं है। झगड़ा कब होता है? जब हम किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पाते, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो अब जब आप एक्सपेक्टेशंस ही पूरी कर रहे हैं तो फिर झगड़े का सवाल ही नहीं है ना। और एक्सपेक्टेशंस तब पूरी कर सकते हैं जब आपको दूसरे की एक्सपेक्टेशन पता हो। तो हम वही चाहते हैं जानना कि अब एक आइडल चाइल्ड कैसा है, क्या क्या पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक आइडल अच्छा बच्चा कैसा होना चाहिए? हाँ, आइडियल चाइल्ड उनके लिए तो, पेरेंट्स के लिए तो यही है कि वो कभी भी अपनी जो अच्छा पाथ है वो ना, उससे भटके ना। आइडियल चाइल्ड सबसे, हाँ, राइट वैल्यूज जो पेरेंट की सबसे पहली चीज होती है जो अपने चाइल्ड से एक्सपेक्ट करता है अपने परवरिश के बाद, कि इतना तो हमने उसको सिखा दिया है या समझा दिया है कि वो अपने मोरल्स से और अपने बेसिक वैल्यूज से कभी डीरेल नहीं हो सकता। तो मेन चीज तो यही है कि रिस्पेक्टफुल रहेगा अगर चाइल्ड, तो पेरेंट्स की सबसे पहली जो एक इच्छा है अपने चाइल्ड के लिए वो पूरी होती है। इस केस में मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी, दैट सोच नहीं, जेन एक्स के लिए कि सोच नहीं बट संस्कार वही। तो अपने संस्कार को, अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखिए आप लोग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पेरेंट, एवरी इंडियन पेरेंट, और आई वुड से द पेरेंट अब्रॉड ऑल्सो, every parent would require you to be, you know, in that basic values, वो जो अच्छी values उन्होंने दी हैं। आप जो बोलेंगे, जो करेंगे, लोग यही कहेंगे कि अच्छा इन्होंने ये सिखाया कहीं ना कहीं। आप अच्छा करेंगे तो वाओ यार क्या पेरेंट्स हैं यार, क्या सिखाया है, क्या टीचर्स हैं, क्या सिखाया है, और वाइस वर्सा। तो प्लीज वैल्यूज इंटैक्ट रखिए, सोच नहीं संस्कार वही। बिल्कुल बिल्कुल, ये टैग बिल्कुल सही था। और ये दिल की आवाज है, सेल्फ कंपोज्ड, सच बात जी। तो अब आप और बताइए, और क्या होना चाहिए एक आइडल चाइल्ड में? हाँ, एजुकेशन कंप्लीट हो गई चाइल्ड की, तो वो क्या चाहेगा अगला पेरेंट का क्या वो होगा मोटिव कि अब वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचे, एक अच्छे स्टेज पर जाए, ताकि उसको
उनका भी एक मोटिव जो था कि अपने चाइल्ड को उन्होंने नरिश किया। एक अच्छा लाइन चूज करे, राइट, बिल्कुल। प्रोफेशनली तो भी, जो उसकी लाइफ को स्टेबल कर पाए। मेन फिर हाँ, और यही लास्ट एक वो रहता है पेरेंट का कि वो वेल सेटल्ड हो जाए, तो उससे उनका भी जो जीवन का ध्येय है वो वो सार्थक हो जाता है। और वही मेन चीज है कि ये चाइल्ड को बात समझनी चाहिए कि वो अगर पेरेंट कुछ कह रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं। अपनों की इंटेंशंस कभी बुरी नहीं होती हैं, तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है हर इंसान का, कभी कभार बट हार्श हो जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स को हार्श भी होना चाहिए, तभी तो वो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में अपने बच्चे को गाइड कर पाएंगे बाद में। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो कई बार भय बिन जेनने की प्रीत बहुत देर वो हो वाली बात जाती है। है, you don't leave any option for them. You know, test their patience to the ultimate. वही मेन चीज है कि क्योंकि भय के मतलब बिना कुछ नहीं। अदरवाइज यार, देखो आप ये चीज सोचो कि जब वो आपको डांटते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनको दर्द नहीं होता होगा? बिल्कुल जितना होता है। आपको बुरा लगता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा उनको बुरा लगता होगा, या 100 टाइम्स, इन केस ऑफ टीचर्स ऑल्सो एंड पेरेंट्स ऑल्सो। टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरीके से रखता है जैसे वो उनका खुद का बच्चा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि आप घर से ज्यादा टाइम अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो यू बोथ द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? और आपने हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दिए, बहुत अच्छा अपना एक्सप्रेशन दिए आज। आई एम श्योर दैट दोनों ही जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जितने बच्चे इसको देख रहे हैं, उनको काफी चीजें समझ आई होंगी, एंड जितने पेरेंट्स और जितनी टीचर्स इसको देख रही हैं उनको भी काफी चीजें रियलाइज हुई होंगी जो नहीं दिखी होंगी कई बार। So it's really very nice to take this kind of expression from you. And उत्कर्ष, अब आप मुझे ये बताइए कि आजकल लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? लेट्स इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली दीज डेज? सुबह उठना तो अब टाइम एक वही है कि जो आदत थी वो आदत बनी हुई है। 7 बजे उठना है तो उठना है, ये नहीं कि अब तो छुट्टियां चल रही है 10 बजे तक उठेंगे, तो 7 बजे तो उठना ही उठना है। उसके बाद मेन चीज है कि आगे का जो टाइम टेबल है वो तो लॉकडाउन जैसे ही आया, लॉकडाउन अपने साथ साथ टाइम टेबल भी लेके आया, ये बात सच है। लॉकडाउन ने बिल्कुल प्रिपरेशन अपने साथ करी हुई थी। Planning a timetable is very important. When you plan things, you get that boost. And कहते हैं कि हमेशा आपने पूरे दिन में क्या क्या कंस्ट्रक्टिव किया वो रात को एनालाइज करिए, so that you feel कि you have spent a good day, a channelized day. सारे की सारे विनर्स की ये वाली एक क्वालिटी है। तो इस बार टाइम टेबल हमने खुद सेट नहीं किया, इस बार लॉकडाउन अपने साथ साथ टाइम टेबल भी साथ में लाया है कि 25th को लॉकडाउन लगा और उसके बाद 29th तक हमारे पास आ गया कि डीडी नेशनल रामायण और महाभारत लेकर आ रहा है। तो उसने एक टाइम टेबल सही में सेट करा कि सुबह उठ गए 7 बजे, थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट और ये सब करके उसके बाद बैठ गए 9 बजे टीवी के सामने। तो वो टाइम उस पे निकला। उसके बाद मेन चीज ये थी कि 19 मार्च से ही आर्टिकल्स पे इतना मेन काम चालू हो गया था मेरा कि कॉलेज की तरफ से एक डिवीजन होता है हमारा कॉलेज का, तो उसके लिए काम करना चालू था। नहीं पता था तब तक कि लॉकडाउन भी लग जाएगा, तो वो हैबिट में आ गया वो आर्टिकल लिखना। तो हर दिन आर्टिकल में रिसर्च वर्क उसका और इसमें टाइम जाता था आधा। तो जो बच्चे साथ के स्टूडेंट्स हैं और इस साथ के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बोर हो गए, हमें बोरियत हो रही है, लेकिन ये मेरे केस में नहीं हुआ क्योंकि मुझे पूरा एक शेड्यूल्ड टाइम टेबल मिल गया कि मुझे क्या क्या करना है। पूरा दिन कब निकल जाता था पता नहीं चला। तो आई थिंक मुझे तो आज तक, मतलब मुझे कोई पूछता ना बोर नहीं हो रही या मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि बोर वर्ड होता क्या है। मतलब मैंने तो अपनी डिक्शनरी में ये बोर वर्ड बचपन से रखा ही नहीं है। हाउ कैन यू गेट बोर? you can do anything, there's so many things. मतलब एक दिन 24 घंटे कम पड़ जाते हैं अपने पैशन को परसू करने के लिए। रोज रात को लगता है कि कुछ रह गया है और कर सकते थे। how can somebody get bored? मतलब what is bored?
ये वर्ड तो हटा देना चाहिए हमें अपनी डिक्शनरीज में से। हमारे से तो हटा हुआ है, औरों को शायद दिल की आवाज से पता चल जाएगा कि हमें भी हटा देना चाहिए। नहीं यार, बहुत सारी चीजें करने के लिए, आप बोर कैसे हो सकते हैं? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद मे बी मैं कुछ और करूंगी, जाके कुछ लिखूंगी, मतलब lakhs millions of things to explore. Life is really short and there's too much to know or do. It's a walk in the corridors of eternity. You should keep on inspiring, keep on doing something constructive, क्योंकि जिंदगी तो आप हर वक्त आपके हाथ से स्लिप हो रही है, और टाइम को वेस्ट करना एक बहुत बड़ा सिन है। ये तो हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, गीता का ज्ञान है ये, कि समय जिसने वेस्ट किया उसने एक क्राइम किया है। लास्ट जो अभी चालू करा कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन की पाठशाला ज्ञानार्जन विद गुरुज, तो अब ज्यादा समय ये एक ऐसा वेंचर मेरा लॉकडाउन के एंड में ही एक तरह से जो सेकंड फेज चालू हुआ 15 अप्रैल से कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद लॉकडाउन एंड आते आते सेकंड फेज के तब मुझे ये आइडिया आया कि अब आर्टिकल्स तो बहुत हो गए, वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन अब अगर घर पर हैं तो कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे थोड़ा कुछ हमें तो गेन हो ही और किसी को भी हो जाए। और साथ ये मेरा जो मेन मोटिव था, ये था मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए जो मैं लॉकडाउन की पाठशाला ज्ञानार्जन विद गुरुज, ये सेशन ही मेरा जो मेरा मोटिव मेरा टारगेट रहा है इस शो का, कि जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को एक अच्छा लेक्चर सीरीज हो गई या आपको एक इंस्पिरेशनल थॉट प्रोसेस मिल जाए। अच्छा, क्या पता अगर आप अभी कंफ्यूज हैं। like to appreciate your initiative because ये जो टाइम है, जिस टाइम आप लॉकडाउन में हैं, इस वक्त डिजिटल और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीजों का अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। गाइज, I won't suggest that spread fake news through the digital medium. I won't say that troll others and waste your time. I would say create good quality content. Use this platform, this time to be most productive, most constructive. क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें लॉकडाउन पे हैं, बट टेक्नोलॉजी लॉकडाउन पे नहीं है। सो इस चीज का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने टाइम का भी, अपनी टेक्नोलॉजी का भी, और लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने नहीं ऐसा किया तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, हम लोग वो रेस हैं जो रोज भाग रही थी, जिसके पास बैठने का टाइम नहीं था, जो बैठना चाहती नहीं थी, कुछ ना कुछ कर रही थी अपनी एनर्जी से। आज उनको बिठा दिया गया, और वो एनर्जी अगर आपके अंदर एक्यूमुलेट हो गई तो आई एम सॉरी टू से देयर कैन बी मेनी केसेस जो लोग सुसाइड करने पे उतर आएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी है हम लोगों में कि हमें कुछ करना है। तो प्लीज मेक यूज ऑफ द डिजिटल। जैसे उत्कर्ष, आपका भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और जैसा कि हम लोग आज भी बना रहे हैं लॉकडाउन लाइफ, तो इस तरीके की चीजें लाइए और मेक सम कंटेंट, सम गुड कंटेंट टू इंस्पायर अदर्स। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या क्या नए नए आइडियाज आते हैं, वे तो आने ही हैं। I'm sure an inquisitive and creative mind like you would come up with something very great again, another initiative. और हमें आशा है कि आप अच्छा काम करते रहिए, अपने जैसे अपने साथ के लोगों को इंस्पायर करिए, एंड you are already an inspiration for others. Much more power to you. और आज यहाँ पे लॉकडाउन लाइफ में आने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सप्रेशन, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट। जो आपने जो प्लेटफॉर्म इसको इस टाइम पर चालू किया, मैंने तो आपसे ही क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें गेन करी है। एट द एंड मैं यही बात कहूंगा कि आपकी ही कुछ बातें थी, आपके ही अच्छे कुछ गाइडेंस वाली कुछ टिप्स थी, जिनकी वजह से कई चीजें मैंने चेंज करी अपने अंदर। तो थैंक यू आपको सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत आई एम रियली ग्लैड दैट यू स्टिल रिमेम्बर इट। यही मेन चीज है कि पॉजिटिविटी के लिए ये वाला हमारा लॉकडाउन लाइव था, और आपने वो पॉजिटिविटी के जो थॉट्स थे वो मेरे अंदर 2 साल पहले ही मुझे दे दिए थे। आपको अभी तक याद है? that was the first meeting, I guess. हाँ, फर्स्ट मीटिंग थी, तो हमने बातें करी थी, कुछ करियर टिप्स मिली थी। फिर आप जो परस्यू कर रहे थे उस वक्त, तो आपकी ही बातों से तब आप भी नहीं समझ पाए थे कि आप शायद वो गाइडेंस दे रहे हैं। आप तो अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन वो एक गाइडेंस के रूप में मुझे मिली, तो मुझे तो कुछ गेन ही हुआ उस टाइम।
इट्स ऑलवेज लाइक दैट आप कभी किसी को बिठा कर समझाते नहीं है। लाइफ एक जर्नी है और हम सब लोग अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने आचार विचार के थ्रू हर दिन किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके की लाइफ लीड करनी चाहिए कि आपको कुछ बोलना ना पड़े, आपकी जिंदगी की एग्जाम्पल होनी चाहिए दूसरों के लिए। सो दैट इज द वे टू लीड लाइफ। सही बात है, बिल्कुल। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि आज आपने इतना अच्छा सेशन मेरे साथ मुझे बुलाकर यहाँ पर किया, और जितने भी ऑडियंस ने हमें देखा उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो हम लोग डेफिनेटली ये चीज जानते हैं दैट हम किसी से इंस्पायर होते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आप मुझे कुछ सिखाइए, हम आपको कुछ सिखाएंगे, और जिंदगी में ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू उत्कर्ष, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस टुडे, एंड आई विश टू सी यू सुपर सून एंड इन पर्सन आफ्टर दिस लॉकडाउन। बिल्कुल, जल्द मिलेंगे।